नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो जुलाई मंथ का विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर में आज न्यूज इन शॉर्ट्स में साइंस एंड टेक को कवर करेंगे। जुलाई 2025 का जो ये मंथली करंट अफेयर है, सारे मंथली करंट अफेयर को हम एक साथ कवर करेंगे। तो आइए पहले टॉपिक को सीधे शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा ब्लूटूथ मैश नेटवर्किंग। ब्लूटूथ मैश नेटवर्किंग, तो इसकी जानकारी आपको देते हैं। ट्विटर के से संस्थापक जैक डोर्सी ने ब्लूटूथ मैसेजिंग ऐप बिटचैट के बारे में जानकारी दी है। बिटचैट एक नया पीयर टू पीयर मैसेजिंग ऐप है जो बिना किसी केंद्रीकृत सर्वर या फोन नेटवर्क के संचार या कम्युनिकेशन को संभव बनाता है। इसमें क्या है कि कोई सेंट्रलाइज्ड सर्वर नहीं होगा, उसके बिना भी फोन नेटवर्क के संचार या कम्युनिकेशन को ये पॉसिबल बनाता है। बिटचैट संचार को संभव करने के लिए ब्लूटूथ लो एनर्जी मैश नेटवर्किंग का उपयोग करता है। ब्लूटूथ मैश नेटवर्किंग क्या है? यह एक निर्धारित रेंज में मौजूद डिवाइसेस द्वारा निर्मित ब्लूटूथ क्लस्टर या मैश नेटवर्क पर काम करता है। मैश नेटवर्क को मल्टी होप नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है। यह एक नेटवर्किंग टोपोलॉजी है। इसमें डेटा किसी भी डिवाइस से अन्य सभी डिवाइस तक जा सकता है। साथ ही कई डिवाइसेस आपस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। यदि एक डिवाइस भी खराब हो जाए तो भी नेटवर्क काम करता रहता है। ये इसकी सबसे खास बात है कि अगर कोई एक भी डिवाइस जो है वो खराब हो जाए तब भी नेटवर्क इसमें काम करता है। मैसेज नोड्स द्वारा तब तक प्रसारित या ब्रॉडकास्ट और रिले किए जाते हैं जब तक कि वे निर्धारित गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते। आपका जो भी शेड्यूल्ड डेस्टिनेशन है, निर्धारित गंतव्य, जब तक वो नहीं पहुंच जाते तब तक वह प्रसारित और ब्रॉडकास्ट और रिले किए जाते रहेंगे। जब कोई ब्लूटूथ जो डिवाइस है मैश नेटवर्क से जुड़ता है तो वह एक नोड बन जाता है। ठीक है। ब्लूटूथ मैश नेटवर्किंग के संभावित लाभ, लाभ क्या क्या है इस चीज के? ठीक है। केंद्रीय डेटाबेस की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। मैसेज पूरी तरह से उपयोगकर्ताओं के डिवाइस पर ही संग्रहीत होते हैं और थोड़े समय बाद डिलीट हो जाते हैं। यह डिजाइन उपयोगकर्ताओं की निजता को प्राथमिकता देने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा मैसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं, यानी कि नेटवर्क से बाहर नहीं जाते हैं। एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड का मतलब है कि कोई भी थर्ड पार्टी है वह आपके मैसेज को नहीं पढ़ सकता है। पंजीकरण की आवश्यकता ही नहीं है। उपयोगकर्ताओं को अपने ईमेल या फोन नंबर के जरिए अकाउंट बनाने की जो नीड है वो नहीं है, आवश्यकता नहीं है, जिससे संचार या कम्युनिकेशन गोपनीय बना रहता है। अन्य बिजली की खपत कम होती है। ठीक है। इसकी जो लिमिटेशंस क्या हैं, सीमाएं, इसमें उच्च विलंबता रहती है, मतलब देरी लगती है। जटिल नेटवर्क प्रबंधन है, मतलब जो नेटवर्क का जो मैनेजमेंट करना है वो थोड़ा सा जटिल है। डेटा ट्रांसफर की निम्न दर है, मतलब जो डेटा आपका ट्रांसफर होगा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, उसमें जो स्पीड रहेगी वह इसमें स्लो रहेगी, आदि ये सभी शामिल है। तो आप इसमें देख लीजिए किस तरीके से ये काम करता है ब्लूटूथ मैश नेटवर्किंग। ये एक पब्लिशर रहेगा जो एक डिवाइस से कनेक्ट रहेगा। ठीक है। फिर इसमें एक सब्सक्राइबर रहेगा, यह भी ब्लूटूथ से कनेक्ट रहेगा, और ये दूसरा सब्सक्राइबर। इस तरीके से डेटा ट्रांसफर होगा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। तो पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया हमने। दूसरा टॉपिक, एआई अलायंस नेटवर्क। दोस्तों, जो आज के समय में एआई जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। इसी को लेकर अब वैश्विक जगत में इसको लेकर संधियां, साझेदारियां निर्माण किए जा रहे हैं ताकि इस जो तकनीकी का है हम ऑप्टिमम यूज कर सकें। तो एआई अलायंस नेटवर्क है जिसको एआई ए नेट भी के नाम से जानते हैं। आइए देखें। डिजिटल इंडिया फाउंडेशन डीआईएफ ने पाकिस्तान के एआई टेक्नोलॉजी सेंटर एआई टेक के एआई नेट में शामिल होने के आवेदन पर आपत्ति जताई है। डिजिटल इंडिया जो फाउंडेशन है एआईए नेट का संस्थापक सदस्य भी है। ठीक है। डिजिटल इंडिया फाउंडेशन एक गैर लाभकारी थिंक टैंक है जिसका उद्देश्य डिजिटल समावेशन और इसके अंगीकरण को बढ़ावा देना है। साथ ही विकास प्रक्रिया के लिए इंटरनेट और संबंधित प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना भी इसका एक उद्देश्य है। एआईए नेट के बारे में परिचय। यह एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक नेटवर्क तथा कम्युनिटी है जो अपने सदस्यों को विचारों का आदान प्रदान करने तथा सूचना और विशेषज्ञता साझा करने का मंच प्रदान करता है। उद्देश्य क्या है?
एआई तकनीकों के विकास और उपयोग को तेज करना ताकि दीर्घकालिक सतत समृद्धि, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। सदस्य इसमें कितने हैं? 17 सदस्य हैं इसमें। प्रशासन, इसे एआई अलायंस रूस द्वारा प्रशासित किया जाता है। किसके द्वारा? एआई अलायंस रशिया के द्वारा। ठीक है, आपके प्रीलिम्स में इसी तरीके से सवालों को बनाया जाता है। 1 मिनट आप बस बने रहिए साथ में, बस 1 सेकंड का विलंब है। वीडियो को हम दोबारा शुरू कर देते हैं। हाँ, तो हमने यहाँ पे समाप्त किया था, इसे एआई अलायंस रूस द्वारा प्रशासित किया जाता है। हमारा थर्ड टॉपिक है, डब्ल्यूएचओ ने 3x35 पहल शुरू की है। डब्ल्यूएचओ लॉन्चेस 3x35 इनिशिएटिव। सीधा सा समझते हैं कि 2035 तक इनको जो है स्वास्थ्य कर के माध्यम से तंबाकू, शराब और शर्करा युक्त, मतलब शुगर युक्त जो पेय पदार्थ हैं, उनकी कीमतों को क्या है, कम से कम आधा करना है, वृद्धि आधे से अधिक करना है। ठीक है, कम से कम 50% वृद्धि करना है उसमें। ठीक है, जो भी कीमत है उसकी आधी और वृद्धि। इस पहल का उद्देश्य वही 2035 तक स्वास्थ्य कर हेल्थ टैक्स के माध्यम से तंबाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय पदार्थों की कीमतों में कम से कम 50% की वृद्धि करना है। इस पहल के माध्यम से अगले दशक में वैश्विक स्तर पर $1 ट्रिलियन का अतिरिक्त सार्वजनिक राजस्व जुटाया जा सकता है। यह पहल विकासात्मक साझेदारों, नागरिक समाज, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारों के गठबंधन के समन्वित प्रयासों के साथ एक सहयोगी गठबंधन के रूप में कार्य करेगी। स्वास्थ्य कर क्या है? हेल्थ टैक्स। यह कर लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले उत्पादों पर लगाया जाता है, जैसे तंबाकू, शराब आदि। एक आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसको हम टोबिन टैक्स के नाम से भी जानते हैं। किसके? टोबिन टैक्स भी इसको हम कहते हैं। डब्ल्यूएचओ का मानना है कि मोटापे व अन्य संबंधित गैर संचारी रोगों नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की समस्या से निपटने के लिए यह कर सबसे अधिक लागत प्रभावी साधन है। स्वास्थ्य कर की आवश्यकता क्यों है? स्वास्थ्य प्रभाव, तंबाकू, शराब, शर्करा युक्त पेय पदार्थों का सेवन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज महामारी को बढ़ावा देता है, जो वैश्विक स्तर पर होने वाली मौतों के 75% से अधिक के लिए जिम्मेवार भी है। आर्थिक प्रभाव, इन उत्पादों से समाज और अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होते हैं, जैसे नकारात्मक बाह्य प्रभाव, दूसरों को स्वास्थ्य संबंधी नुकसान होना, और आंतरिक प्रभाव, स्वयं के इलाज के लिए लंबे समय तक भारी खर्च करना शामिल है। इसमें 2012 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को $1.4 ट्रिलियन का नुकसान हुआ था। राजस्व सृजन, 50% कर से 5 वर्षों के भीतर वैश्विक स्तर पर $3.7 ट्रिलियन या प्रति वर्ष $740 बिलियन का नया राजस्व जुटाया जा सकता है, जो यह वैश्विक जीडीपी के 0.75% के भी बराबर है। समानता को बढ़ावा देगा। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज यानी कि एनसीडी से गरीबी और निम्न आय वर्ग अधिक प्रभावित होते हैं। भारत में अस्वास्थ्यकर उत्पादों के उपभोग पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कौन कौन से कदम हैं, उसको देख लेते हैं एक बार। भारत में एयर रेटेड वातित पेय पदार्थों पर 28% जीएसटी और अतिरिक्त 12% क्षतिपूर्ति उपकर लगाया गया है। ठीक है, भारत में उच्च वसा यानी हाई फैट एवं शर्करा एवं नमक युक्त खाद्य पदार्थों पर 12% जीएसटी दर से कर लगाया जाता है। एफएसएसएआई ने खाद्य उत्पादों में ट्रांस फैटी एसिड्स की मात्रा को खाद्य पदार्थों में तेलों और वसा की कुल मात्रा के 2% तक रखने का क्या निर्देश भी दिया है। ठीक है, सफल वैश्विक केस स्टडीज इस मामले में वो देख लेते हैं। कोलंबिया की है पहली, तो दूसरी है सऊदी अरेबिया की। कोलंबिया ने 2016 में सिगरेट पर कर बढ़ाने से सिगरेट के उपभोग में 34% की कमी आई। अच्छा केस स्टडी है, जानने योग्य। सऊदी अरब में क्या है, शर्करा युक्त मिठाई और पेय पदार्थों पर 50% कर लगाने के परिणाम स्वरूप 1 वर्ष के भीतर जो शर्करा युक्त मिठाई और पेय पदार्थ है एसएसबीज के उपभोग में 19% की कमी आई। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानना। थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, इस वजह से आपको आवाज में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, जिसके लिए
माफ करें। टीकाकरण पर डब्ल्यूएचओ यूनिसेफ के आंकड़े। इम्यूनाइजेशन पर डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ के कुछ डेटा हैं, उसको लेके ये टॉपिक है। इतना इम्पोर्टेंट आपके प्रीलिम्स के उद्देश्य से नहीं है। डब्ल्यूएचओ यूनिसेफ के 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत में टीकाकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। एक बात, ये आंकड़े विश्व में टीकाकरण से जुड़ी सबसे बड़ी और सबसे विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, साथ ही 14 बीमारियों के खिलाफ टीकों के रुझान के प्रदर्शित करते हैं। मुख्य बिंदु क्या है? वैश्विक स्तर पर 2024 के विश्व के 89% शिशुओं को डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस काली खांसी डीटीपी वाला टीका कम से कम एक बार दिया गया था। भारत ने 2024 में अपने जीरो डोज बच्चों की संख्या 43% तक कम कर दी थी। भारत में जीरो डोज वाले बच्चों की संख्या 2023 की 16 लाख से घटकर 2024 में 9 लाख रह गई है। जीरो डोज बच्चे वे होते हैं जिन्हें एक भी टीका नहीं लगा होता है। ये अच्छा पॉइंट है, आपके प्रीलिम्स में जरूर बनेगा, या आप देखेंगे किसी भी टेस्ट सीरीज में इस पे जरूर प्रश्न रहेगा। जीरो डोज बच्चे कौन से होते हैं जिन्हें एक भी टीका नहीं लगा होता है। भारत के सार्वजनिक सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी, जिसका पूरा नाम है, के बारे में। इसे 1978 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। 1985 में इसका नाम बदलकर सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यूआईपी कर दिया था। कवरेज, यह 12 बीमारियों के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण प्रदान करता है। पूरे देश में 9 बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण किया जाता है। ये हैं डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनेस, पोलियो, खसरा, रूबेला, बचपन की टीबी, हेपेटाइटिस बी और मेनिंजाइटिस व निमोनिया। कुछ विशेष क्षेत्रों में 3 बीमारियों के लिए रोटावायरस, डायरिया, न्यूमोकोकल निमोनिया और जापानीज इंसेफ्लाइटिस। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत यूआईपी भारत के लोक स्वास्थ्य प्रयासों का एक मुख्य हिस्सा बन गया है। इसके तहत किसी बच्चे को तब तक पूरी तरह टीकाकृत माना जाता है जब उसे राष्ट्रीय समय सारणी के अनुसार जीवन के पहले वर्ष में सभी टीके लग चुके हों। उपलब्धियां क्या है? पोलियो मुक्त भारत 2014, नवजात शिशु टिटनेस का उन्मूलन 2015 आदि। मुख्य पहले हमारी कौन सी थी? गहन मिशन इंद्रधनुष 5.0, IMI 5.0 अभियान, खसरा और रूबेला के टीकाकरण कवरेज में सुधार पर विशेष ध्यान, यूविन पोर्टल आदि।